टॉपिक किया था। आज इसकी अपन एमसीक्यू करेंगे। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन कम आते हैं, आएंगे तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन आएगा, इससे 1 या 2 क्वेश्चन है ना। पहले थोड़े बहुत ज्यादा आते भी थे, जैसे व्यापम ने 2017 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे, लेकिन 2021 में सिर्फ 1 ही पूछा। एक आध ही क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, बहुत ज्यादा नहीं आता, तो आप बहुत ज्यादा इसके डीप में मत जाना। 1 बाय 1 अपन एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे, और मैं साथ साथ में आप लोगों के रिस्पॉन्स भी देखते हुए चलूंगा कि आप लोग किस तरह से आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है हर एक क्वेश्चन का। चलो, पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। Which of the following reducing reagent is used in screening of sickle cell? अगर अपन को सिकल सेल टेस्ट करना है तो इसके लिए अपन रिएजेंट कौन सा यूज करेंगे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2 या 3 एग्जाम में अभी तक आ चुका है। सिकलिंग टेस्ट के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? देखो ऑप्शन में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम क्लोराइड ऑप्शन में था। आंसर आप लोगों को मालूम है भाई, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। अगर नहीं मालूम है तो फिर तो शर्मिंदगी होना चाहिए। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिकलिंग के लिए हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं, और ये जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट होता है ये वैसे तो पाउडर फॉर्म में हाँ होता है। अगर अपन बिल्कुल ही मैनुअल तरीके से कर रहे हैं तो मैनुअली तरीके से करने के लिए अपने पास क्या होगा, एक पाउडर फॉर्म में आएगा, जैसे नमक रहता है उसी तरह से ही रहता है, बिल्कुल सफेद पाउडर है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। आप लोगों ने मैनुअल अगर टेस्ट किया होगा तो 100% आप लोगों को नॉलेज होगा। उसको अपन को 2 ग्राम पर डीएल बनाना पड़ता है। 2 ग्राम पर डीएल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 ml में 2 ग्राम अपन डाल देते हैं, तो वो अपने 2 ग्राम पर डीएल हो जाता है ना। उसको अपन 2 ग्राम परसेंट भी बोल सकते हैं, 2% भी बोल सकते हैं, सिंपल इतना भी बोल सकते हैं, 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था ताकि थोड़ा सा ये डिस्कस करूं कि 2%, 2 ग्राम पर डीएल और 2 ग्राम परसेंट तीनों का मतलब एक ही है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। आप तो रिएजेंट का नाम याद रखना, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। हो सकता है कभी क्वेश्चन में परसेंटेज अलग अलग हो, तो 2 को याद रखना है, 2% जो होगा वो सोडियम मेटाबाइसल्फेट का सल्फाइड का रिएजेंट होता है। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा आप लोगों का। 50 में से 42 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत कम लोग ही इसमें कंफ्यूज हुए, और जो लोग कंफ्यूज हुए थे वो पहले वाले ऑप्शन में ज्यादातर कंफ्यूज हुए। 7 लोगों ने इसमें पहला ऑप्शन दिया कि भाई सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का कोई रोल नहीं है सिकलिंग टेस्ट में, है ना। सिकलिंग टेस्ट के लिए हम सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ HbF फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट फॉर्म में HbF बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ HbF इज रिक्वायर्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन। अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो ये टेस्ट हम किस चीज के लिए करें, क्या पर्पस है हमारा ये टेस्ट करने का, क्या डायग्नोसिस करेंगे हम इसके लिए? ऑप्शन में देखो आप, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ये आपके पास ऑप्शन में थे। और ये तीनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, ये तीनों ही कंडीशन में फीटल हीमोग्लोबिन का अपन डिटर्मिनेशन करते हैं। अपन ने देखा है भाई, अपन ने जब थ्योरी पढ़ी थी तो थ्योरी के टाइम पे अपन ने पढ़ा था अलग अलग कंडीशन में हीमोग्लोबिन एफ का जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है ना। और उससे आगे भी क्वेश्चन है, तो मैं फिलहाल परसेंटेज नहीं बताऊंगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखा तो इसमें जरूर थोड़े आप कंफ्यूज हुए। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ थैलेसीमिया अकेला ही दे दिया कि फीटल हीमोग्लोबिन हम थैलेसीमिया के लिए करते हैं। भाई ऐसा नहीं है, फीटल हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया के लिए तो बिल्कुल है ही परफेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी के दूसरे कंडीशन जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसमें भी 20% तक फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो तीनों ये जो कंडीशन है उनमें अपन फीटल हीमोग्लोबिन करते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलते आप नोट्स में देखोगे तो नोट्स में भी सिकल सेल एनीमिया पे आप देखना अलग अलग परसेंटेज में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग परसेंटेज फीटल हीमोग्लोबिन का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं। इन सिकल सेल एनीमिया, देखो यही क्वेश्चन मैंने बता दिया। इन सिकल सेल एनीमिया लेवल ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इज अबाउट। सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में फीटल हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होता है, जो मैं अभी बात कर रहा था उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये मुझे ध्यान नहीं था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने डाला है। फीटल हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया में कितना परसेंटेज में होता है, ये अपना क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास 1%, 1 से 20%, 10 से 98% था। इस तरह से 4 ऑप्शन में थे। 1 से 20% जो होता है वो हमारा सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। देखो नॉर्मली कितना होता है फीटल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल एडल्ट मेल में भी 1% के आसपास ना, 1% से कम, वैसे लेस देन
लेस देन 1% तो है, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी प्रेजेंट हो सकता है। हम लोगों की बात करें तो हम लोगों में भी 0.5 0.7 इस तरह इतना परसेंटेज फीटल हीमोग्लोबिन का हो सकता है। अगर 1 से 20% है तो ये परसेंटेज सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में होता है। थैलेसीमिया की कंडीशन में फीटल हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, 10 से 98% जो होता है फीटल हीमोग्लोबिन, वो किसमें, थैलेसीमिया की कंडीशन में फीटल हीमो। अब थैलेसीमिया अपन ने पढ़ा है भाई, है ना। तो एक चीज जरूर है यहाँ पर, सिकल सेल एनीमिया में 10 से 20% होता है, लेकिन सिकल सेल ट्रेट में फीटल हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं होगा। सिकल सेल ट्रेट क्या होता है अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसमें सिम्टम्स कुछ भी नहीं होते पेशेंट को। देखो, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिसीज है जो जेनेटिक है, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड मतलब ये किसी दूसरे रीजन से हो ही नहीं सकती, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, माँ बाप को अगर सिकल सेल एनीमिया है तो उनको बच्चों को ट्रांसफर ये हो जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है सिकल सेल एनीमिया का। अगर हमारे यहाँ पर कुंडली मिलान की जगह पे ये मिलान होने लगे कि दोनों को सिकल सेल ट्रेट तो नहीं है, ये टेस्ट होने लगे पहले से, और डायग्नोसिस अगर हो जाए कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सिकल सेल ट्रेट वाला है, या कोई है तो सिर्फ एक ही है, तो 100% आने वाले टाइम में सिकल सेल एनीमिया पूरी तरह से ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिसीज पूरी तरह से इनहेरिटेड है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। अब देखो होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया या तो किसी एक माँ बाप में से किसी एक को है सिकल सेल एनीमिया, तो बच्चे को हो जाता है एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। लेकिन अगर सिकल सेल ट्रेट है तो सिकल सेल ट्रेट दोनों को ही होना चाहिए, तभी बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होगा। मतलब अगर माँ को भी सिकल सेल ट्रेट है, बच्चे को भी सिकल सेल ट्रेट है, तभी बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होगा। उनमें से कोई एक अगर ऐसा नहीं हुआ, नॉर्मल हुआ, दूसरा सिकल सेल ट्रेट हुआ, तो बच्चा सिकल सेल ट्रेट तो हो सकता है, एनीमिया नहीं हो सकता। ये 100% है ना, क्योंकि आधे आधे जीन जाएंगे, तो आधे आधे जीन में सिकल सेल ट्रेट जो रहता है उसमें आधे जीन सिकल सेल एनीमिया के, आधे जो रहते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल के रहते हैं। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के हिसाब से। सिकलिंग टेस्ट जो है वो एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपोर्टेंट है। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं मैं इस क्वेश्चन में, 40 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 10 लोग इसमें कंफ्यूज रहते 50 में से। मतलब थ्योरी में जो चीजें हैं वो तो आप कम से कम पढ़ ही रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, है ना। 40-42 लोग बहुत अच्छा स्टडी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी होती है, कोई बात नहीं, चलता है अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the method is used for estimation of fetal hemoglobin by SLAD technique? फीटल हीमोग्लोबिन के लिए अपन ने दो टेक्निक पढ़ी हैं, दो में से यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि स्लाइड वाली टेक्निक इनमें से कौन सी है। ऑप्शन दे दिए यहां पर, है ना। ऑप्शन में साइन मेथड दे दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस दे दिया, क्लोर मेथड दे दी। ये तीन में से हमको बताना था कि स्लाइड वाली कौन सी है, तो भाई क्लोर मेथड। क्लोर का पूरा नाम जो है वो क्लोर एट आल। इसके अलावा एक नाम और है इसका, एसिड इल्यूशन। देखो बेसिकली फीटल हीमोग्लोबिन के लिए जो हम करते हैं मैनुअली, बुक कहती है कि कॉमनली मेथड है हमारी जो अपन साइन मैथ वाली है ना, साइन मैथ में अपन सोडियम हाइड्रॉक्साइड से उसको पहले सोडियम हाइड्रॉक्साइड से डीनेचर करेंगे, बाद में अपन सल्फेट से, है ना, कॉपर सल्फेट से अपन फिर उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ये वाली जो मेथड है वो साइन मैथ वाली मेथड है ना। लेकिन अगर अपन को स्लाइड से करना है, वो पहले वाली जो मेथड थी वो अपनी कोलोरीमीटर वाली मेथड थी। स्लाइड मेथड हमारी ये वाली रहती है, कभी आप लोगों ने देखा हो लेबोरेटरी में ज्यादातर कॉमन आजकल यही यूज की जा रही है। इसकी किट आती है ना, फीटल हीमोग्लोबिन नाम से, और ये जो मैंने आपको इमेज में दिखी ये कंपनी की ही किट है ना। तो इस तरह की एक किट आएगी, इसमें एसिड के थ्रू होता है अपन जो फीटल हीमोग्लोबिन करते हैं, है ना। तो ये वाली जो मेथड है ये अपनी स्लाइड वाली मेथड है। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं इस क्वेश्चन में, तो 20 लोगों ने इसमें सही आंसर दिया। थोड़ा कंफ्यूज हो गए आप इसमें भाई, तो ये तो मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है, आप लोग ध्यान से देखना। पहले अपन ने एल्कलाइन वाली मेथड देखी पढ़ी थी, मेल्कलाइन वाली मेथड को मैंने थोड़ा डीप में समझाया आपको, लेकिन उसके बाद में मैंने एक और क्लोर एट आल, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्लोर एट आल। अब आज के टाइम पे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि लेबोरेटरी में आजकल इसी को ही कॉमनली यूज किया जाने लग गया है। ठीक है भाई, तो क्लियर एट आल को एक और नाम भी है, वीडियो स्टॉप्ड हो गया है ऐसा संजय ने लिखा है, बाकी लोग बताएं। क्या क्लास रुक गई है क्या?
बाकी लोग बताएं। संजय का मैसेज है कि क्लास रुक गई है। मेरे यहाँ से तो कोई भी इशू नहीं आ रहा, देखो नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं, मतलब मेरे यहाँ से बिल्कुल नेटवर्क भी बहुत अच्छा है आज, ब्रॉडबैंड अच्छे चल रहा है। चलो देखो बहुत सारे लोगों का मैसेज क्लियर है, एक दो लोगों के मैसेज है कि सर थोड़ा प्रॉब्लम तो आ रहा है, बाकी मैं कंटिन्यू करता हूँ ना, रुक रुक के आवाज आ रही है, बीच बीच में रुक जाती है। चलो कंटिन्यू करता हूँ क्लास को भाई। मेरे यहाँ से तो क्लियर है, अगर आप लोगों को लगता है तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लेना। बाकी आप थोड़ा सा नेटवर्क में रहा करो, अच्छे नेटवर्क में थोड़ा सा डाटा भी बचा करके रखा करो, है ना। हो सकता है आपके यहाँ से भी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, और उसके बाद फिर अपन बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, व्हेन द रेड सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक स्लैन सॉल्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन टेक प्लेस। अगर हम आरबीसी को या हमारे अपने ब्लड की बात करें, ब्लड को अगर अपन किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब ये है, देखो जिसमें सॉलिड पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उसको अपन उतना हाइपरटोनिक कहेंगे, जितना कम होंगे वो उसको हाइपोटोनिक कहेंगे। जैसे अपन अंगूर की सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, तो अंगूर के अंदर का फ्लूइड क्या है भाई, अंगूर के अंदर का फ्लूइड जो होगा वो हाइपरटोनिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल बहुत ज्यादा है। सॉलिड पार्टिकल को डाइल्यूट करने के लिए बाहर वाला जो फ्लूइड है, जैसे पानी में अपन ने पटका है तो पानी उसके अंदर घुस जाता है ना, तो यही प्रोसेस जो है वो अपनी ऑस्मोसिस कहलाती है ना। तो सॉलिड पार्टिकल ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, कम है तो हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि हाइपरटोनिक में डाल रहे हैं, हाइपरटोनिक मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जो ज्यादा गाढ़ा है ना। गाढ़ा का मतलब जिसमें सॉलिड पार्टिकल ज्यादा है, तो उसमें अगर अपन डालेंगे आरबीसी को तो क्या होगा भाई, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, ऐसी कंडीशन में आरबीसी का जो फ्लूइड होगा वो बाहर निकलेगा, हाइपरटोनिक है ना। देखो अंगूर को अगर अपन पानी में डालते हैं तो अंगूर फूलता क्यों है, क्योंकि अपन ने उसको हाइपोटोनिक में डाला है। कभी ऐसा हो कोई ऐसी चीज अपन पानी में डालें, या पानी मतलब कोई ऐसी चीज में डालें जिसमें बाहर की तरफ गाढ़ा हो, अंदर जो हो वो गाढ़ा ना हो, तो क्या होगा, वो सूख जाएगी। तो आरबीसी को भी अगर अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो आरबीसी के अंदर का जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा। जब अंदर का फ्लूइड बाहर निकलता है तो उसको अपन एक्सोस्मोसिस बोलते हैं, अंदर जाएगा तो उसको अपन एंडोस्मोसिस बोलते हैं ना। एक्सो मतलब बाहर आना, एंडो मतलब अंदर जाना। तो एक्सो होगा मतलब आरबीसी से बाहर निकलेगा अपना फ्लूइड, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो 100% क्या होगा, वो और ज्यादा सूख जाएगी, है ना। देखो फूलती कब, जब उसके अंदर जाता, लेकिन अंदर ना जाकर बाहर जा रहा है तो बाहर जाने की जगह पे क्या होगा, वो फूलने की जगह पे और भी ज्यादा सूख जाएगी ना। ये देखो इस तरह से आप एक डायग्राम के थोड़ा समझने की कोशिश करो। डायग्राम मैंने थोड़ा सा ऑस्मोसिस का डाला है। यहाँ दो पोर्शन है, एक पोर्शन देखो आप, मान लो ये सॉलिड पार्टिकल अगर बहुत ज्यादा है तो इसको अपन कहेंगे हाइपरटोनिक। सॉलिड पार्टिकल का मतलब क्या हुआ भाई, कोई भी चीज गाढ़ी, कितनी ज्यादा गाढ़ी है उसको अपन ने ज्यादा बोला तो हाइपरटोनिक। जितनी पतली है, जैसे अपन नॉर्मल भाषा में बोलेंगे, है ना, जिसमें सॉलिड पार्टिकल कम होंगे इसका मतलब गाढ़ापन उसमें कम होगा। अगर उसमें अपन आरबीसी डालेंगे तो वो फूलेगी, है ना, क्योंकि उसका फ्लूइड उसके आरबीसी के अंदर घुसेगा। लेकिन अगर अपन किसी गाढ़े सॉल्यूशन में डाल दें जिसमें सॉलिड पार्टिकल ज्यादा हो, तो ऐसे में आरबीसी को अगर अपन डालेंगे तो आरबीसी के अंदर का फ्लूइड ही बाहर निकलने लगेगा, तो आरबीसी कैसी हो जाएगी, और भी ज्यादा सिकुड़ जाएगी। ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो करते हैं अपन टेस्ट, उसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में अपन हाइपरटोनिक बिल्कुल भी यूज नहीं करते, अपन हाइपोटोनिक करते हैं। हाइपोटोनिक मतलब 0.85 सोडियम क्लोराइड से कम वाला ही सॉल्यूशन अपन यूज करेंगे, हमेशा डिक्रीज कंसंट्रेशन वाला सोडियम क्लोराइड ही अपन यूज करते हैं, इंक्रीज वाला कभी भी नहीं करते ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन एक सीरियल डाइल्यूशन बनाते हैं, वो सीरियल डाइल्यूशन में हम आरबीसी की ऑस्मोटिक जो प्रॉपर्टी है उससे कम, कम मतलब लिक्विड जो मटेरियल होगा अपना, जो सोडियम क्लोराइड अपन यूज करेंगे उसका परसेंटेज कम करते जाते हैं अपन, 0.85 से 0.6 फिर 5 फिर 3 इस तरह से, है ना। तो इस तरह से अपन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी करते हैं। इस वाले टेस्ट में, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पांस भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहा भाई,
22 आधे लोगों ने इसमें सही दिया, 22 लोगों ने सही दिया था आंसर। बाकी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे कि एंडोसिस होगा और श्रिंक हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में बहुत सारे लोग गए। देखो 14 लोगों ने पहला आंसर दिया। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, एंडो मतलब होता है पानी अंदर जाना। पानी अगर अंदर जाएगा तो आरबीसी सूखेगी नहीं, आरबीसी फूलेगी। आरबीसी तभी सूखेगी जब उसका पानी बाहर जाए, और बाहर जाने को अपन एग्जॉस्ट बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग पहले नंबर पे थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, तो भाई पहला नंबर आंसर नहीं है, दूसरा आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। एक मैसेज है, आरबीसी प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिस वेल। बस बहुत बढ़िया। देखो मुकामना ने मैसेज लिखा है, वही चीज में जो मैं बता रहा था। आरबीसी को अपन हाइपोटोनिक में डालेंगे, फूलेगी, और फूलने के बाद रप्चर हो जाएगी वो, है ना। रप्चर होने के बाद हीमोलिसिस का हो जाता है अपन हाइपर। देखो पानी में अपन ब्लड को कभी मिक्स क्यों नहीं करते, अपन पानी कभी क्यों नहीं चढ़ाते पेशेंट को, क्योंकि पानी हाइपोटोनिक होता है। पानी में अगर अपन ब्लड मिक्स कर दें तो ब्लड जो होगा वो पूरा पूरा हीमोलिसिस हो जाएगा। ब्लड कलेक्शन के टाइम पे भी अपन को ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पानी की एक बूंद भी अपने ब्लड कलेक्शन के टाइम पर ब्लड में मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर एक बूंद अपने पानी के ब्लड के सैंपल में अगर ऐड हो गई तो वो ब्लड को हीमोलिसिस कर देगी, है ना। क्यों कर देगी, क्योंकि वो हाइपोटोनिक होती है। 0.85 सोडियम क्लोराइड का जो परसेंटेज होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के एकदम बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट सिग्निफिकेंट इन। ऑस्मोटिक जो फ्रेजिलिटी हम टेस्ट करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, कौन सी कंडीशन के लिए हम करेंगे। ऑप्शन में थैलेसीमिया, स्फेरोसाइटोसिस और सिकल सेल एनीमिया, ये हमारे ऑप्शन में थे भाई। ऑप्शन में ये तीनों जो दिखे थे, थैलेसीमिया की कंडीशन के लिए भी, स्फेरोसाइटोसिस के लिए और सिकल सेल, तीनों के लिए हम करते हैं। लेकिन बेसिकली सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर अपन बात करें तो स्फेरोसाइटोसिस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है। स्फेरोसाइटोसिस स्फेरोसाइटोसिस वैसे तो मेन जो टेस्ट है उसका रीजन अपना स्फेरोसाइटोसिस का होता है, लेकिन इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि थैलेसीमिया की कंडीशन में भी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी घट जाती है, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में भी चेंज हो जाती है। तो ये जो तीनों कंडीशन है, थैलेसीमिया, स्फेरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, तीनों की कंडीशन में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी अलग अलग होगी, इसलिए अपन ये तीनों कंडीशन के लिए कर सकते हैं ये टेस्ट। ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स देखें तो इसमें भी आप लोग बड़े कंफ्यूजन हुए। 17 लोग जिन्होंने गलत आंसर दिया वो बी नंबर पे ही चले गए। एक्चुअली स्फेरोसाइटोसिस वाकई में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो टेस्ट करते हैं उसका मेन रीजन स्फेरोसाइटोसिस ही होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी दूसरी कंडीशन भी अपन काफी कुछ उसके देख सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन, थैलेसीमिया की कंडीशन में भी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी अलग अलग हो जाती है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं। Which blood specimen is prefer for osmotic fragility? ऑस्मोटिक अगर फ्रेजिलिटी अपन कर रहे हैं तो सबसे अच्छा सैंपल कौन सा होगा, सैंपल किस कंटेनर में लेने चाहिए अपन को, सोडियम साइट्रेट में, हेपेरिन में, या फिर ईजीटीए में, है ना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अपन ब्लड कलेक्शन के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आ गया था ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, तो यहाँ पर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो हम हेपेरिन में सैंपल लेते हैं, है ना। हेपेरिन में अपन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का सैंपल लेते हैं, ईजीटीए में अपन नहीं लेते हैं, क्योंकि ईजीटीए थोड़ा सा चेंजेस कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड को। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़े कंफ्यूज हुए भाई, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के इसीलिए डाला था। हालांकि ब्लड कलेक्शन में आप देखना, ब्लड कलेक्शन में हेपेरिन के, जब अपन ने एक टेबल बनाई थी तो टेबल में हेपेरिन के सामने मैंने ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी लिखा है। सबसे कॉमन हेपेरिन में सबसे कॉमन अगर टेस्ट है तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी सबसे कॉमन टेस्ट है। बाकी हेपेरिन के ज्यादातर जो टेस्ट हैं वो स्पेशल वाले टेस्ट हैं, है ना। कई जगह पर हेपेरिन का यूज अर्जेंट वाले सैंपल के लिए भी करता है, लेकिन बुक में इस तरह से अर्जेंट सैंपल का मेंशन नहीं है कि हेपेरिन को अर्जेंट की तरह करना चाहिए। एक ब्लड गैस के लिए भी हेपेरिन का यूज किया जाता है, लेकिन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को याद रखना है भाई, हेपेरिन में अपन इसका करेंगे। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए हम हेपेरिन में सैंपल लेते हैं, बाकी बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following disorder of RBC is determined in osmotic fragility? जब हम osmotic fragility करते हैं तो हम आरबीसी की कौन सी कमी पता करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम जब ये देख रहे हैं तो हम किस चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं कि आरबीसी में क्या कम है।
क्या उसमें न्यूक्लियस का डिसऑर्डर है, या उसमें हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है, या क्या मेम्ब्रेन का डिसऑर्डर है, या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। इन चारों में से कौन सी चीज है जो हम डिटरमाइन करते हैं। देखो इस तरह की चीजें अपन को मेमोराइज नहीं करना पड़ता, ये सब समझने वाली चीजें हैं। और मैं कई बार ये चीज को रिपीट करता हूँ नोट्स में। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार डिस्कशन कर लिया तो आपके दिमाग में बैठे रहेंगे, लेकिन नोट्स में इंक्लूड नहीं है ना। थोड़ा बहुत आप डिटेल में भी अगर पढ़ें तो बुक में पढ़ें, तो इस तरह के पॉइंट जो है आप अपने दिमाग में बिठा के रखा करो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए हम आरबीसी की कौन सी चीज देखेंगे, तो भाई आरबीसी में अपन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर अपन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के अंदर देखते हैं। क्यों भाई, इसका भी थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। मेम्ब्रेन ही क्यों कर रहे हैं अपन, देखो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का सबसे मेन रीजन अपना क्या है, आरबीसी स्फेरोसाइट तो नहीं हो गई, गोल तो नहीं बन गई, गेंद तो नहीं बन गई। तो गेंद कब बनेगी, जब उसकी जो मेम्ब्रेन है वो अच्छे से रिजिड नहीं हो पा रही है, बन नहीं पा रही है, उसको बाइकॉनकेव शेप में आरबीसी को नहीं रख पा रही है ना। ये कब होता है, जब उसकी मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होता है, मेम्ब्रेन में कोई डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से ही आरबीसी जो होती है वो स्फेरोसाइट बन जाती है, गेंद की तरह बन जाती है ना। अगर उसकी मेम्ब्रेन बहुत अच्छी है तो आरबीसी को वो हमेशा कैसे बाइकॉनकेव शेप में रखेगी। बाकी आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अपन उसमें नहीं देखते, फंक्शन का भी अपन को कोई रोल नहीं है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का जो मेन काम है वो अपन आरबीसी की मेम्ब्रेन देखते हैं, है ना। नोट्स में भी आप देखोगे, थ्योरी की नोट्स में एक छोटी सी मैंने इमेज डाली है, वो छोटी सी इमेज में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है ना, देखना आप नोट्स में। वो मेम्ब्रेन की एक इमेज है, तो मेम्ब्रेन डिसऑर्डर अपन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में देखते हैं। इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो तो इसमें 22 लोगों के करेक्ट आंसर हैं। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हुए वो सिर्फ हीमोग्लोबिन पे चलेगा कि हीमोग्लोबिन, भाई हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर देखने के लिए अपन एनीमिया टाइपिंग करते हैं, है ना। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर नहीं है, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर अपना क्या है, एनीमिया टाइपिंग। एनीमिया टाइपिंग में अपन ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन किस वजह से कम है, किस वजह से मतलब एनीमिया है तो किस वजह से है ना। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। मेम्ब्रेन, खासतौर पर अपन मेम्ब्रेन देखते हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं। एली फैक्टर, एली फैक्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल। एली सेल या एली फैक्टर अपन बोले वो कौन सी सेल से बनता है, डिराइव होता है एली फैक्टर। देखो एली सेल और एली फैक्टर में हल्का सा डिफरेंट है ना। एली फैक्टर ही एली सेल बनाती हैं, लेकिन वो कौन सी सेल बनाएंगी, ऑप्शन में देखो ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये ऑप्शन में थे आपके, और आंसर में ग्रेनुलोसाइट ना। हालांकि अपन ने एली सेल जो पढ़ा है थ्योरी में, अपन ने क्या पढ़ा है, न्यूट्रोफिल। एली सेल ज्यादातर न्यूट्रोफिल्स ही बनाती है ना। क्यों, ऐसा क्यों भाई, क्यों न्यूट्रोफिल्स, एक्चुअली एली फैक्टर जो है वो हमारे जितने भी ग्रेनुलोसाइट है, कौन कौन से हैं अपने ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ये तीन तरह की जो सेल्स होती हैं वो एली फैक्टर रिलीज कर सकती हैं और एली सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन लेकिन बेसोफिल और इओसिनोफिल उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। बेसोफिल तो करीब 1 या 2% ही होती है, इओसिनोफिल करीब 6% तक होती है ना। तो ब्लड स्मेयर में उनका परसेंटेज तो देखना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ना। तो अपन जब स्लाइड देखते हैं तो नॉर्मली अपन को न्यूट्रोफिल्स में ही देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज करीब 80% के आसपास न्यूट्रोफिल्स अपने ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो अपन बेसिकली जब बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स की जगह पर बाकी के जो दूसरे ग्रेनुलोसाइट हैं जैसे इओसिनोफिल, बेसोफिल, वो भी एली फैक्टर रिलीज करेंगे, वो भी एली सेल बनाएंगे। मतलब अगर पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होगा, अपना जो ब्लड है वो अपने ही सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने लगेगा, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बनाने लगेगा। तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी में क्या होगा, हमारी जो सेल्स है वो उसको इनगल्फ करने लगेंगी। न्यूट्रोफिल जो होता है वो अपना फर्स्ट लाइन डिफेंसर होता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब क्या है, कभी भी ब्लड में कोई फॉरेन पार्टिकल घुसेगा, बैक्टीरिया वायरस घुसेगा, तो सबसे पहले अटैक करने का काम इसका है। ये सबसे आगे के सैनिक हैं लड़ाई वाले, सबसे आगे खड़े होते हैं न्यूट्रोफिल्स, है ना। बेसोफिल, यूसिनोफिल बाद में खड़े होते हैं। तो सबसे पहले यही अटैक करता है, इसलिए अपन न्यूट्रोफिल्स की ही बात करेंगे। लेकिन न्यूट्रोफिल्स के अलावा दूसरे जो हमारे बेसोफिल, यूसिनोफिल हैं वो भी एली सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो इसमें भी बड़े कंफ्यूज हुए भाई। आज का टॉपिक में
आधा मतलब जो एवरेज आया है वो 11 का एवरेज आया, मतलब आधे क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किए हैं। बहुत सारे लोग इसमें आज के टॉपिक में कंफ्यूज हुए हैं। है भी थोड़ा तो टॉपिक समझने वाला टॉपिक है थोड़ा सा। टॉपिक क्या है, जिन लोगों ने टेस्टिंग की है उनको बड़ा इजी लगता है, जिन लोगों ने ये सारे टेस्ट किए हैं स्पेशल वाले, हालांकि सारे तो बहुत कम ही ऐसे टेक्नीशियन होंगे जो स्पेशल वाले सारे के सारे किए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपने कॉलेज लाइफ में या किसी जॉब वाली लाइफ में ज्यादातर टेस्ट किए हैं उनको ये टॉपिक इजी लगता है। जिन लोगों ने नहीं किया है तो अगर पॉसिबल नहीं है कि वो कर पाए तो आप गोटकर बहुत अच्छी बुक है टेस्टिंग पार्ट में, वो बड़े अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से अपन को प्रैक्टिकल समझाती है गोटकर बुक, ठीक है। वोची और गोचकर में यही डिफरेंट है, वो गोटकर प्रैक्टिकल मामले में बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार। चलो चलो भाई कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुए थे कुछ इस वाले क्वेश्चन में आप लोग। लिम्फोइड डिस्प्लासिया क्या होता है, सौरभ ने एक मैसेज लिखा है। सौरभ इसको अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे लिम्फोइड डिस्प्लासिया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ एली सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट इज यूज्ड। जब अपन एली सेल करेंगे तो एली सेल करने के लिए अपन ब्लड सैंपल या ब्लड का कौन सा कंपोनेंट अपन यूज करते हैं, किया है अपन ने। एली सेल अपन ने थ्योरी में देखा है कैसे करते हैं भाई एली सेल को। एली सेल को करने के लिए अपन ने क्या किया था, अपन ने ब्लड सैंपल तो लिया, ईजीडीएस सैंपल लिया अपन ने, ईजीडीएस सैंपल में अपन ने क्या किया, फिर कांच के कुछ टुकड़े डाल दिए, छोटे छोटे टुकड़े, है ना, और फिर उसको ट्रोमेटेड किया, मतलब सेंट्रीफ्यूज कर दिया, इंक्यूबेट किया। उसके बाद उसको अपन ने विंट्रॉप ट्यूब में लिया, विंट्रॉप ट्यूब से सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अपन ने बफी कोट निकाला है। भाई एली सेल में बफी कोट बड़ा रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि बफी कोट में ही डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। अपन को डब्ल्यूबीसी अलग निकालना पड़ता है क्योंकि एली सेल डब्ल्यूबीसी में ही दिखेंगे, इनका परसेंटेज बहुत कम होगा। अगर नॉर्मल अगर अपन ब्लड की स्लाइड बनाएंगे तो डब्ल्यूबीसी तो वैसे ही बहुत कम दिखती है, और न्यूट्रोफिल्स तो और तो बफी कोट अपन को सेपरेट करना पड़ता है। एली सेल का टेस्ट अपन जब कर रहे हैं तो अपन को बफी कोट निकालना पड़ेगा। बफी कोट की स्लाइड बनाकर लिस्मेन स्टेन करते हैं, और लिस्मेन स्टेन करके अपन बफी कोट को एली सेल को अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा, 38 लोगों ने इसका सही आंसर दिया। इसमें थोड़ा वो थोड़े कम लोग कंफ्यूज हुए इसमें, कुछ लोगों ने होल ब्लड दे दिया। यहाँ पर देखो शुरुआत में जरूर अपन यूनिटी सैंपल लेते हैं, क्वेश्चन ये एग्जाम में भी आ चुका है, ये आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन देखना, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में दे दिए थे, हालांकि आंसर नहीं दिए मैंने अभी आपको, आंसर मैं आपको इनपुट कर दूंगा। प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बफी कोड का हम एली सेल के लिए यूज करते हैं। चलो आगे चलते पर, संजय ने सौरभ का मैसेज कर दिया है कि लिम्फ नोड जो सेल होती हैं वो इंक्रीज होता है, अपन उसको चलो छोड़ो उसको भाई, अपन इंटरप्रिटेशन का एक अलग क्लास रखने वाले हैं, उसमें अपन इन चीजों को डिस्कस करेंगे, चलो है ना, मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा लिम्फ। देखो मैंने एग्जाम के लेवल की चीजें इंक्लूड की हैं, जैसे डिस्प्लाजिया वगैरह, ये सब एग्जाम में ज्यादातर आती नहीं है ना, तो पढ़ने के लिए तो वैसे तो बहुत ज्यादा डीप है अपना मेडिकल फील्ड, 6 महीने में तो पॉसिबल ही नहीं होता अगर अपन सारी चीजें पढ़ने लगे तो, है ना। अपन को मेन चीजें मेन पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो इन तरह ऐसी चीजों को जैसे डिस्प्लाजिया वगैरह है ना, ट्रांस जैसे देखो ल्यूकेमिया के टॉपिक पे ही मैंने ट्रांसलोकेशन छोड़ा था, है ना, तो ट्रांसलोकेशन उस चीजों को अपन को छोड़ना पड़ता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, इनगल्फ न्यूट्रोफिल्स बाय मोनोसाइट आर नोन एज। अगर मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स को खा ले, ये भी ऐसा ही कंडीशन हो जैसे एली सेल है ना, तो इस तरह के सेल को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखो आप, एली सेल, टार्ट सेल, डेंड्राइट सेल और मैक्रोफेज, इस तरह से 4 ऑप्शन थे। भाई ये जो सेल है ये थोड़ी अलग सेल है ना, हालांकि ये भी एली सेल की तरह ही होती है, दोनों के काम बिल्कुल एक जैसे ही हैं और दोनों की कंडीशन भी एक जैसे ही है। ये भी सिस्टेमिक ल्यूपस एसएलई की केस में, रूमेटिक आर्थराइटिस की केस में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की केस में ये वाली सेल बनती है अपनी टार्ट सेल। लेकिन टार्ट सेल और एली सेल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसके इमेज के थ्रू आपको समझने की कोशिश करता हूँ। ये 2 इमेज आपको दिख रही हैं, इसमें एक सेल है एली सेल, दूसरी है टार्ट सेल। देखो जब न्यूट्रोफिल्स किसी दूसरे सेल के न्यूक्लियस को खा लेगा, इनगल्फ कर लेगा, तो वो हमारी एली सेल कहलाएगी। किसने, न्यूट्रोफिल्स ने। हमेशा ग्रेन्युलोसाइट की अपन बात करेंगे, क्यों भाई ऐसा क्यों किया, क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट ही एली फैक्टर रिलीज कर सकते हैं, अपने जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है वो एली फैक्टर रिलीज नहीं करते। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ, उस टाइम पे मोनोसाइट
किसी दूसरी सेल को इनगल्फ कर ले। क्यों? मोनोसाइट जो होता है वो अपना सेकेंड लाइन डिफेंस होता है, न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट लाइन डिफेंस है, मोनोसाइट सेकंड लाइन डिफेंस। देखो ब्लड सेल्स का जब अपना टॉपिक चल रहा था, आप लोगों को ध्यान होगा ब्लड सेल्स के टॉपिक में मैंने जितनी भी हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उनको किसी राजा की सेना से कंपेयर किया था। न्यूट्रोफिल्स जो है वो हमारे पैदल सैनिक हैं, मोनोसाइट जो है वो हाथी वाले सैनिक हैं। याद रखने के लिए आप यही याद रखो, मोनोसाइट बड़े साइज की सेल है और बड़े साइज की सेल मतलब ये हाथी वाला सैनिक है। और हाथी वाला सैनिक कब आता है? आपने बाहुबली पिक्चर देखी है, बाहुबली पिक्चर में देखा होगा पहले सैनिकों ने लड़ा, जब वो मरने लग गए तो फिर हाथी वाले सैनिक आए, है ना। तो ये कब आता है? जब न्यूट्रोफिल्स किसी इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जब कोई इन्फेक्शन क्रोनिक कंडीशन में चला गया, न्यूट्रोफिल से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में मोनोसाइट आते हैं और मोनोसाइट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये सेकंड लाइन डिफेंस में होता है मोनोसाइट। कभी ऐसी कंडीशन हुई तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बन रहा है, तो शुरुआत में तो न्यूट्रोफिल ही होगा, लेकिन बाद में कभी मोनोसाइट भी क्रोनिक स्टेज में कर सकता है। मोनोसाइट अगर करेगा तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा सेल को इनगल्फ कर लेगा और सेल को पूरा डाइजेस्ट कर लेगा। मोनोसाइट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पूरा का पूरा न्यूक्लियस उसका वैसा ही का वैसा रह जाता है ना। तो जब मोनोसाइट किसी दूसरे सेल को खा लेगा तो उसके लिए एक अलग वर्ड है टार्ट सेल। एली सेल और टार्ट सेल दोनों वैसे तो लगभग सिमिलर ही हैं, बस इसने न्यूट्रोफिल्स ने जब किसी दूसरे को न्यूक्लियस को खाया तो एली सेल, मोनोसाइट ने जब किसी दूसरे को न्यूक्लियस को खाया तो टार्ट सेल, है ना। दोनों एक ही कंडीशन में, एसएलई की केस में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की केस में दिखते हैं। टार्ट सेल और एली सेल दोनों एक, दोनों के जो मतलब क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बस क्रोनिक कंडीशन में टार्ट सेल बनेंगे, एक्यूट कंडीशन में एली सेल बनेंगे। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं इसमें, तो इसमें भी सबसे कम आंसर आए, इसमें करेक्ट आंसर सिर्फ 8 लोगों के ही इसमें सही आंसर आए। कोई बात नहीं भाई, टार्ट सेल के बारे में मैंने थोड़ा बताया भी नहीं था, जानबूझ के एमसीक्यू की क्लास में थोड़े बहुत क्वेश्चन में डालता भी हूँ, जो अपने अगर थ्योरी की क्लास में छूटे हैं तो वो अपनी एमसीक्यू क्लास में कवर हो जाए, है ना। टार्ट सेल थ्योरी में नहीं है तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं थ्योरी में भी थोड़ा सा इसको इनपुट कर दूं। चलो सौरभ ने एक बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज लिख दिया है। चलो आगे चलते हुए अगले क्वेश्चन पर। हैंज बॉडी, ये पढ़ा हुआ है अपना, हैंज बॉडी कैन बी स्टैंड विद द हेल्प ऑफ। हैंज बॉडी को हम कौन से स्टेनिंग सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन देखो आप, मेथिल वायलेट, मेथिलीन ब्लू, यूस्निन येलो, एक्रिडिन ऑरेंज, ये 4 ऑप्शन थे भाई। ये वाला जो चैप्टर है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का, मैंने इसमें 2 कैटेगरी बनाई थी। पहली कैटेगरी के बारे में मैंने ये डिस्कस किया था भाई, उनके बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, प्रोसीजर अपन कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या है, क्यों करते हैं, किस कंडीशन में बढ़ेगा, किस कंडीशन में कम होगा, है ना। हैंज बॉडी में कौन सा रीजेंट यूज कर रहे हैं अपन ने, सिकल सेल का देखा था, सिकल सेल में सोडियम मेटाबाइसल्फेट। हैंज बॉडी में अपन स्टेनिंग करते हैं और स्टेनिंग करने के लिए जो स्टेनिंग सॉल्यूशन होगा वो मेथिल वॉयलेट, मेथिल वॉयलेट या फिर एक और है क्रिस्टल वॉयलेट। लेकिन वॉयलेट से आप याद रखो, हैंज बॉडी को आप वॉयलेट से याद रखो कि वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन अपन इसमें यूज करेंगे हैंज बॉडी में, या तो मेथिल वॉयलेट या फिर क्रिस्टल वॉयलेट, है ना। बाकी की जो ऑप्शन है यहाँ पर मेथिलीन ब्लू, यूस्टिन ब्लू, इनका यूज हैंज बॉडी में नहीं होता है। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो इसमें, तो इसमें 28 लोगों का करेक्ट आंसर है, मतलब आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा टफ लगा है, कोई बात नहीं भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं अपन, हैंज बॉडी आर सीन इन, हैंज बॉडी हमको किस कंडीशन में देखने को मिलती है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हैंज बॉडी का इंटरप्रिटेशन G6PD की कमी में, या अपन एंटी मलेरिया ड्रग दे रहे हैं तब हो सकता है ये, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो सकता है। इस तरह के ये 3 ऑप्शन हमारे पास थे और तीनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है ना। हैंज बॉडी ये तीनों ही कंडीशन में हमको देखने को मिलेगी अगर किसी को G6PD की कमी है ना। ये अपने नोट्स में G6PD का तो डाला ही है, G6PD अगर किसी का कम है तो अपन एंटी मलेरियल ड्रग देंगे तो अपने आप ही उसकी जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेसिपिटेट होने लगेगा। देखो हैंज बॉडी है क्या, उसको अपन थोड़ा समझते हैं। हैंज बॉडी के साथ मैंने एक इमेज डाली है, नहीं डाली, चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। हैंज बॉडी जो है वो हीमोग्लोबिन के प्रेसिपिटेट होते हैं, है ना। कोई ऐसी कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन है यहाँ पे 3 लिखी है, या तो G6PD की कमी हो, या कोई ऐसी एंटी मलेरियल ड्रग ले रहे हो, या मेटाबॉलिक डिफेक्ट हो। इस कंडीशन में अगर हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट हो गया है तो वो प्रेसिपिटेट जो होगा वो हैंज बॉडी के फॉर्म में अपन को दिखता है ना। उसके लिए अपन क्रिस्टल वायलेट, हाँ क्लम्प,
प्रेसिपिटेट मतलब एक तरह से क्लम्प बन जाएगा, वो क्लम्प अपन को हेंज बॉडी के रूप में दिखेगा। कैसा दिखेगा भाई, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, मेरे ख्याल से इसकी इमेज डाली होगी, अगर आएगी इमेज तो मैं समझाऊंगा आपको। और हेंज बॉडी किस तरह से दिखेगी, 13 नंबर का आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं बताया मैंने, 13 नंबर पे भी 16 लोगों के सही आंसर थे। हेंज बॉडी किस तरह से दिखेगा जब हम स्लाइड करेंगे, ये ऑप्शन है भाई। हेंज बॉडी नोट्स में मैंने डाला था भाई, हेंज बॉडी जो दिखते हैं वो एक तो पर्पल कलर के दिखते हैं, है ना, पर्पल करके दिखेंगे, और 1 से 4 माइक्रोएम जितना हमारा प्लेटलेट का साइज होता है, लगभग प्लेटलेट के साइज के बराबर हमको हेंज बॉडी देखने को मिलते हैं, है ना। तो हेंज बॉडी पर्पल कलर के दिखेंगे और 1 से 4 माइक्रोएम के दिखते हैं, ठीक है। इसकी इमेज मैंने हाँ डाली है, ओके, ये है, देखो मैंने इमेज डाली भी है। हेंज बॉडी कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये छोटे छोटे, देखो आप प्लेटलेट से कंपैरिजन करो, यहाँ बीच बीच में ये प्लेटलेट देखो, ये प्लेटलेट है ना, ये प्लेटलेट का साइज भी करीब इतना ही होता है, 1 से 4 माइक्रोएम, लगभग इतने ही साइज का हमारा हेंज बॉडी का साइज है, 1 से 4 माइक्रोएम का होता है। इसका कलर को भी आप नोटिस करो, पर्पल कलर का होता है हमारा हेंज बॉडी, है ना। तो ये होते क्या है, ये हीमोग्लोबिन के प्रेसिपिटेट होंगे, आरबीसी के अंदर दिखेंगे, और ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल के रूप में हमको दिखते हैं हेंज बॉडी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पांस अच्छा था, 37 लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। जो लोग कंफ्यूज हुए उन्होंने डीप पर्पल तो लिखा है सही, 7.2 पे चले गए। 7.2 भाई, आरबीसी ही अपनी 7.2 के आसपास होती है, 7.5 माइक्रोएम अपनी आरबीसी, तो हेंज बॉडी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। देखो बहुत सारे लोगों ने, 10 लोगों ने पहला वाला आंसर दिया, इसमें जो क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन एक बार खोलता हूँ, पहले वाले ऑप्शन में 7.2 माइक्रोग्राम लिखा था, 10 लोगों ने इसका सही 10 लोगों ने ये वाला आंसर दे दिया। हेंज बॉडी इतनी बड़ी कैसे हो सकती है भाई, आरबीसी का ही साइज है इतना बड़ा, है ना। तो आरबीसी के अंदर अपन तो हेंज बॉडी देख रहे हैं, तो वो छोटा ही होगा ना, उससे छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, तो उसका 1 से 4 माइक्रोग्राम होगा। देखो कुछ चीजें तो अपन को बिल्कुल समझना भी पड़ता है भाई, क्वेश्चन में आरबीसी के बराबर होगा थोड़ी होगा अपना कोई हेंज बॉडी। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। G6PD, G6PD क्या है भाई, इसका पूरा नाम है ना, दो तीन इस वाले टॉपिक में 2-3 टेस्ट ऐसे हैं जिनके पूरा नाम एग्जाम में आ सकते हैं, इसमें से एक G6PD हो गया है। एक दो और क्वेश्चन मैंने डाले हैं इस टॉपिक में। G6PD का पूरा नाम क्या है ना, 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन में पूरा नाम वाला हमारा पहला ऑप्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, है ना। होता क्या है ये G6PD, ये एक एंजाइम होता है, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम है, ये इस एंजाइम का काम का है, ये आसपास की जो शुगर होती है उस शुगर को ग्लाइकोलिसिस करवा के आरबीसी को एनर्जी देने का काम करेगा, है ना। तो अगर ये एंजाइम किसी पेशेंट में कम है, किसी पेशेंट की आरबीसी में अगर G6PD कम है, तो वो ऑक्सीजन लेवल अगर कम हुआ तो उस टाइम पर आरबीसी जो होती है वो बहुत जल्दी टूटने लगती है ना, उसको ऑक्सीजन स्टेंस को वो झेल नहीं पाता अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो यहाँ पर सिर्फ फुल फॉर्म पूछा था। आप लोगों का रिस्पांस मैं इसमें देखूं तो इसमें जरूर बहुत अच्छा रिस्पांस, 50 में से कोई एक ही है जिसने गलत आंसर दिया, बाकी सभी लोगों का G6PD का 49 लोगों ने इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया। G6PD का नाम, पूरा नाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, बहुत बढ़िया। बाकी एक आध दो लोग तो तुक्के वाले रहते हैं, उनको पढ़ने से मतलब ही नहीं। नेस्टॉफ, यहाँ पर भी नेस्टॉफ का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, डाला है मैंने शायद आगे। नेस्टॉफ टेस्ट हम किसके लिए करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए, बीटा सेल थैलेसीमिया के लिए, या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया के लिए। देखो नेस्टॉफ जो टेस्ट होता है वो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का ही एक टाइप है, बस अंतर क्या है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए हम पूरा का पूरा एक सीरियल डायल्यूशन बनाते हैं, करीब 10-15 ट्यूब हम लेंगे, और 10-15 ट्यूब में हम अलग अलग परसेंटेज का सोडियम क्लोराइड एक सीरियल डायल्यूशन में बनाते हैं। लेकिन नेस्टॉफ में हम पूरा डायल्यूशन ना बनाकर एक सिंगल ट्यूब यूज करते हैं, तो वो जो होता है वो अपन बीटा थैलेसीमिया ट्रेट को देखने के लिए, बीटा थैलेसीमिया को देखने के लिए अपन नेस्टॉफ टेस्ट का यूज करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पांस 17 लोगों का आंसर सही हुआ, ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी देखने के लिए हम करते हैं। भाई ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट ही अलग है ना। यहाँ स्क्रीनिंग का मतलब देखो, स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि स्क्रीनिंग में कोई ना कोई एक डिसीज आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूज क्यों हुए भाई, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का ही एक टाइप है, ये बिल्कुल सही है, टाइप है,
लेकिन यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर का मतलब क्या हुआ, आपसे कोई एक बीमारी पूछी जा रही है कि कौन सी बीमारी के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी यहाँ पे बीमारी नहीं है, ये तो एक टेस्ट का नाम है ना। हालांकि ये उसका ही एक टाइप है, लेकिन ये स्क्रीनिंग टेस्ट ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। जब भी इस तरह का वर्ड हो कि स्क्रीनिंग टेस्ट हम किसके लिए करेंगे, इसका मतलब एक बीमारी आपसे पूछी जा रही है, और बीमारी में यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, या तो बीटा थैलेसीमिया या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया। बीटा थैलेसीमिया की कंडीशन में अपन नेस्टॉप करते हैं। क्या होता है भाई नेस्टॉप, अपन और डिस्कस करते हैं, इसका फुल फॉर्म भी मैंने डाला था। नेस्टॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन पे आप थोड़ा फोकस करो। नेस्टॉप का जो पूरा नाम है वो है नेक्ड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। नेक्ड आई मतलब हम अपनी आंखों से ही देख लेंगे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। हीमोलिसिस जो होगा वो अपन अपनी आंखों से ही देख लेंगे, अपन को ज्यादातर माइक्रोस्कोप वगैरह इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ ओके, नेक्ड की थोड़ी सी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। अच्छा वो बता दिया मौका में, मैंने भी ऐसे फोकस कर लिया था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है स्पेलिंग, कोई बात नहीं भाई। चलो नेक डाई के थ्रू हम देखेंगे, सिंगल ट्यूब लेते हैं, एक सिंगल ट्यूब लेकर हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी देखते हैं आरबीसी की, तो इसी को ही हम नेस्टॉप बोलते हैं। बाकी इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, ये मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर की मिस्टेक है, कोई बात नहीं भाई, चलता है, इतना तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेस्टॉप वाले क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, 45 लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा टीआईबीसी। टीआईबीसी का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम एग्जाम में आते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं पूरे नाम वाले, है ना। बुक में कई बुक हैं ऐसी जो बहुत सारे फुल फॉर्म एक साथ ही डाल दिया है ना। आप जब अपना पूरा सिलेबस खत्म होगा तो मैं एक चैप्टर इसमें फुल फॉर्म का ही डाल दूंगा अलग से, पूरे बहुत सारे जितने भी अपन ने पढ़े सारे सारे फुल फॉर्म अलग से अपन एक टेबल बना लेंगे। टीआईबीसी का पूरा नाम क्या है, एक्चुअली टीआईबीसी एक टेस्ट है, और टीआईबीसी का पूरा नाम जो होता है वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होता है। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को, फुल फॉर्म वगैरह भी अपन ने इसके पढ़े हैं। इसमें 34 लोगों का आंसर सही हुआ, जितने लोगों का आंसर गलत हुआ उन्होंने पहला आंसर दिया कि टोटल आयरन ब्लड कंसंट्रेशन। इस तरह का कोई वर्ड नहीं होता, आयरन ब्लड कंसंट्रेशन नाम का कोई वर्ड नहीं, वो तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी बना सकते हैं फुल फॉर्म में, है ना। स्पेलिंग सही है लिखा है इसमें, स्पेलिंग इसमें तो सही है भाई। टीआईबीसी का फुल फॉर्म जो होगा वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होगा। ओके ओके ओके, अच्छा हाँ, ऊपर कंसंट्रेशन है ना, बाइंडिंग देखो एक एक वर्ड का डिफरेंस आ रहा है, बाइंडिंग ऊपर था तो कंसंट्रेशन था, तो कंसंट्रेशन नहीं कैपेसिटी इसका वर्ड होगा। अच्छा नेक्ड की स्पेलिंग सही है चलो एक बार मैं चेक कर लूंगा भाई, मैं भी हिंदी मीडियम का आदमी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लाज्मा हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, प्लाज्मा जो हीमोग्लोबिन होता है वो किससे बनता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन देखो आप, इंट्रावस्कुलर एक्स्ट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल ब्रेकडाउन, या आयरन डेफिशिएंसी, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया। चार ऑप्शन आपके सामने थे। और भाई एक चीज तो हमेशा बिल्कुल क्लियर है, अपन थ्योरी में भी अपन ने पहले डिस्कस किया है तो हीमोग्लोबिन को, प्लाज्मा में अगर हीमोग्लोबिन है इसका मतलब आरबीसी टूट गई, और आरबीसी टूटी है मतलब हीमोलिसिस हुआ, मतलब 100% प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन तभी होगा जब आरबीसी किसी दूसरी कंडीशन, कोई ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन में आरबीसी टूट रही हो। नॉर्मल कंडीशन देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में नॉर्मल कंडीशन भी लिखा था, नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी जो टूटती है वो हमेशा स्प्लीन में जाके टूटेगी, तो स्प्लीन में जब भी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन पूरे का पूरा ही ब्रेकडाउन हो जाता है, उसमें आयरन अलग हो जाएगा, ग्लोबिन चेन अलग हो जाएगी, पोरफायरिन रिंग अलग हो जाएगी, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में जब टूटता है तो हर एक पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन में जब टूटता है तो उसका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल सिर्फ आरबीसी से बाहर आ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में सर्कुलेट होता है, तो वही जो है वो हमारा प्लाज्मा हीमोग्लोबिन कहलाता है। कब होगा ये, जब भी हीमोलिसिस होगा, हीमोलिसिस कोई भी, या तो इंट्रावास्कुलर या एक्स्ट्रावास्कुलर, दोनों में से किसी भी तरह का हीमोलिसिस होता है तो प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। इसमें आप लोगों का रिस्पांस, इसमें भी बड़े कंफ्यूज हुए आज के टॉपिक में, भाई बहुत कंफ्यूज हुए आप लोग।
बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप लोगों के बहुत अच्छे आंसर रहे, मतलब 45 से ऊपर बहुत कम लोगों के आंसर आए आज के टॉपिक में। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेना आप। प्लाज्मा हीमोग्लोबिन हीमोलिसिस कंडीशन में दिखेगा। 17 लोगों ने इसका सही आंसर दिया। जो लोग कंफ्यूज हुए थे वो दूसरे नंबर पे ऑप्शन पे चले गए थे कि नॉर्मल ब्रेकडाउन। देखो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल ब्रेकडाउन होगा तो नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन के सारे जो चीजें हैं वो बिल्कुल एकदम अलग अलग हो जाती हैं। ग्लोबिन अलग हो जाएगा, आयरन मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, पोरफायरिन रिंग भी अलग हो जाती है। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कभी भी नॉर्मल कंडीशन में ब्रेकडाउन नहीं होता। वो कभी ऐसी कंडीशन होती है जब आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी टूटती है। हीमोलिसिस कंडीशन में ही प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगले क्वेश्चन पर मैं आ गया। हीमोसर्डिन है ना, ये जो 2-3 क्वेश्चन थे बाद वाले, ये मैंने देखो आप कैटेगरी 2 वाले टेस्ट मैंने 2 कैटेगरी आपको शुरुआत में समझाई थी थ्योरी पढ़ाते टाइम पे। तो दूसरी कैटेगरी वाले टेस्ट हैं ये। दूसरी कैटेगरी वाले मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हो सकते आ जाए, कभी बहुत ज्यादा डीप से कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे उनमें से जितने मैंने वहां पे नोट्स में डाले हैं, है ना। बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे प्लाज्मा हीमोग्लोबिन क्या होता है, हेप्टोग्लोबिन क्या होता है। एक वर्ड यहाँ पर ये भी आ गया हीमोसर्डिन। हीमोसर्डिन एक्चुअली अपन यूरिन में टेस्ट करते हैं ना। तो ये क्या होता है भाई, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नोट्स में मैंने नहीं डाला था, आप लोगों का रिस्पॉन्स में भी 27 लोगों ने सही आंसर दिया। तो 27 जो लोग थोड़ा डीप में जाके पढ़ रहे हैं वो लोगों ने सही आंसर दिया। हीमोसर्डिन क्या होता है थोड़ा अपन समझ लेते हैं। जब भी ब्लड अपना हीमोलिसिस होगा उस कंडीशन में आयरन का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो वो आयरन मॉलिक्यूल को ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज करता है अपना लीवर करने की कोशिश करेगा। तो लीवर तो उसको फेरिटिन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन फेरिटिन के अलावा ब्लड जो होगा वो भी स्टोरेज करने की कोशिश करेगा, उसको सर्कुलेट करने की कोशिश करेगा। तो आयरन अगर स्टोरेज फॉर्म में होगा तो एक अपना फेरिटिन अपन ने पढ़ा था वो लीवर के अंदर है, लेकिन ब्लड के अंदर हीमोसर्डिन के रूप में वो पहले स्टोरेज होकर एक कंपाउंड है ना, आयरन इकट्ठा होकर, है ना। स्टोरेज का मतलब क्या है, आयरन इकट्ठा हो गया यहाँ पर। देखो स्टोरेज वर्ड अलग है, इकट्ठा होना वर्ड अलग है। हीमोसर्डिन का मतलब है आयरन इकट्ठा हो गया, आयरन इकट्ठा होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है, तो वो बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो अपना हीमोसर्डिन कहलाता है। लेकिन ये इसकी खासियत ये है हीमोसर्डिन की, अगर ये ब्लड में पूरा सर्कुलेट होते होते किडनी में पहुंच गया तो किडनी में भी क्या होगा, ये यूरिन में पास आउट हो जाता है, ये यूरिन में, है ना। तो ये कब पास आउट होगा, जब बहुत ज्यादा अपनी आरबीसी टूट रही है, और बहुत ज्यादा आरबीसी अपनी टूट रही है तो क्या होगा, हीमोलिसिस, इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस कंडीशन में, ये क्रोनिक इंट्रावस्कुलर हीमोलिसिस कंडीशन में हीमोसर्डिन जो होता है वो आपको दिखता है ना। थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हीमोसर्डिन क्या है, किस कंडीशन में होता है, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के रखना। कोशिश करूंगा कि मैं नोट्स में दो पॉइंट, दो पॉइंट जो मैं आपको डाल दूं, जो मैंने कैटेगरी 2 वाले है ना। आप लोगों को डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज में डाल देना कि सर इनके बारे में थोड़ा और आप समझाइए, तो अपन उसकी भी क्लास अलग से रख सकते हैं। इसी तरह का एक टेस्ट और है ना, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के ही थे, अपन ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हैम टेस्ट, हैम टेस्ट क्या होता है ना। हैम टेस्ट में भी मैंने कहा था भाई आप ज्यादा डीप में मत जाना, है ना। 4 ऑप्शन में थे, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए भी है। इस तरह का कोई एक टेस्ट होता है हैम टेस्ट। हैम टेस्ट जो करते हैं अपन वो प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया के लिए करते हैं। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है भाई, कोई ऐसा पेशेंट जो रात में सोते टाइम उसको अपने आप ही यूरिन पास आउट हो जाए, अपने आप ही यूरिन में उसको हीमोग्लोबिन अगर उसको निकल रहा है ना रात के, देखो यहाँ पे नॉक्टर्नल मतलब लिखा है, नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात के टाइम, है ना। रात के टाइम अगर यूरिन में हीमोग्लोबिन पास आउट हो रहा है तो ये जो कंडीशन है ये प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया कहलाती है ना। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं अपना, ये एक ये हैम टेस्ट है, ये भी अपना इसके लिए होता है। एक टेस्ट ये है सुक्रोज लाइसिस टेस्ट, ये भी उसी के लिए होता है। ये बहुत स्पेशल टेस्ट है, अपन को इनकी ज्यादा डिटेल में बिल्कुल भी मत जाना। आप ज्यादा डिटेल मतलब प्रोसीजर वगैरह मत पढ़ना आप, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ो तो आप इतना पढ़ लेना कोई क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसका पढ़ने का। जैसे मैंने यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन डाले तो कभी क्वेश्चन पॉसिबल हुए, है ना, हालांकि चांसेस बहुत कम है आने के इस तरह के क्वेश्चन। कभी आए तो इतना ही आ सकता है कि क्यों करते हैं, है ना। हैम टेस्ट जो होता है वो भी इसी के लिए करते हैं। एक और टेस्ट है सुक्रोज लाइसिस टेस्ट, वो भी इसी के लिए करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑप्शन में पूरा का पूरा प्रोक्सिमल न डालकर सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म डाल दिया, है ना। तो कभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन में या तो फुल फॉर्म आ सकता है या शॉर्ट फॉर्म आ सकता है। प्रोक्सिमल
नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया का शॉर्ट फॉर्म अगर अपन बोलेंगे तो पीएनएच, है ना। पीएनएच की कंडीशन में अपन या तो हेम टेस्ट करते हैं या फिर सुक्रोलाइसिस टेस्ट करते हैं ना। क्यों करते हैं, बस इतना आपको नॉलेज हो, इतना भी आपके लिए इतना इनफ है। बाकी प्रोसीजर पे तो आप बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। तो ये दो टेस्ट जो होंगे वो पीएनएच के लिए होंगे। पीएनएच मतलब प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, बाकी ज्यादा डीप में अपन उसके लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 19 और 21 और 22 में तो आप लोगों का रिस्पांस मैं नहीं देख हूँ, लेकिन फिर भी देखो कुछ लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, मतलब कुछ लोग तो हैं इसमें अपनी क्लास में 20-22 लोग जो थोड़े डीप में भी जाकर स्टडी करते हैं, बहुत बढ़िया भाई, है ना। कहीं से भी आप पढ़ो, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा डीप में भी आप जाके पढ़ लो तो आपके लिए फायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा, है ना। जो टॉपिक मैं बोलता हूँ उनको तो आप थोड़ा बहुत डीप में देख लीजिए करो। चलो, तो ये थी अपनी क्लास आज की। अब मैं आपके माइक ऑन कर रहा हूँ, हालांकि मैं माइक ऑन करता हूँ तो बहुत सारा शोर शराबा होने लगता है आप लोगों का। भाई माइक सिर्फ वही लोग ही ऑन किया करो जो उन्होंने कोई डाउट पूछना या कोई क्वेश्चन करना, सब लोग मत किया करो। चलो, मैंने परमिशन दे दी यहाँ से, कोई बात है तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपनी क्लास ओवर होगी। समझ में नहीं आया भाई, किसने बोला था अभी कोई बात कीजिए। एक ब्रजेश का मैसेज है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कितना तो समझाया ब्रजेश मैंने, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार आप। सिंपल तो था, ऑस्मोसिस से 5वें नंबर का क्वेश्चन था। ऑस्मोसिस में बड़ा सिंपल है, बाहर का फ्लूइड में हाइपोटोनिक है तो आरबीसी फूलेगी, हाइपरटोनिक है तो सूख जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ये दो तरह से मैंने इमेज में डाला था ना। ये हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब सॉलिड पार्टिकल कम होंगे तो हाइपरटोनिक, सॉरी हाइपोटोनिक में आरबीसी फूलेगी, हाइपरटोनिक में सिकुड़ जाएगी। और कोई डाउट भाई? अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, मैं एक दो स्टूडेंट हैं आज मुझे नए दिखे थे क्लास में, नए नाम। एक तो ये आईफोन कौन वाले हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे अलग से चैटिंग करना। भाई आप अपना नाम क्यों चेंज नहीं कर पा रहे हो बार बार बोलने के बाद? आईफोन आप जो भी हो, आईफोन नाम से एक स्टूडेंट है, कल से मैं परमिशन नहीं दूंगा आपको, शुरू में ही रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे नाम सबके चाहिए ही चाहिए कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है नाम चेंज करने में तो आप मुझे अलग से एक मैसेज डालना, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे चेंज करते हैं। एक अभी लाल सिंह नाम से शुरुआत में थे, अभी तो फिलहाल नहीं है। लाल सिंह नाम। हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं नवदीप सर, मेरा ये आईफोन नाम से आता है, मैंने अपने आईडी में करके रखा, चेंज कर रहा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ, लेकिन आपकी तरफ पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा सर। नहीं नवदीप, देखो अभी तो नवदीप, तुम्हारा नाम नवदीप नाम से ही आ गया, पर इससे पहले तो आईफोन ही आ रहा था। पता नहीं सर क्यों नहीं आ रहा था, मेरे इसमें दिखा रहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था सर। मैं देखो चलो अपन क्लास के बाद में बात कर लेंगे उसको। शुरुआत में अपन जिनोम का जो सॉरी जूम की जो रहती है ना, उसकी प्रोफाइल में ही अपन शुरुआत में करो तो एक बार नाम डालो तो वो हमेशा वही नाम चलता है ना। तो मैं नहीं आपको सर, मैं एक बार करता हूँ, शुरू में स्टार्टिंग में ही कर देता, लेकिन वो रिमूव अपने आप हो जाता है, अपने आप से ही आईफोन आने लगता है। मैं डेली की डेली मुझे नाम चेंज करना पड़ता है। चलो नवदीप कोई बात नहीं, ठीक है, अपन क्लास के बाद में बात करते हैं। नाइट में मैं आपको कॉल करता हूँ और मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ उसको, वो परमानेंट ही हो जाता है, आपको डेली करने की जरूरत नहीं रहती है सब करने की ना। चलो कोई बात नहीं, उसको अपन अलग से बात करेंगे। तो क्लास में अब ओवर करता हूँ भाई, मिलते हैं अपन कल इवनिंग में अपने नए टॉपिक के साथ, है ना। गुड नाइट एवरीवन, जय